In the last 3 lectures, we discussed two of the functions or uses of epidemiology. One is to study the natural history of disease by the use of wheel of disease causation, Being's model, or ecological triad. Then the second function or the use of epidemiology to study the chain of infection and modes of disease transmission. In this lecture, we will move on to the third use of epidemiology, which is to study the biological spectrum of disease. Biological spectrum क्या होते हैं? That is from invasion of pathogen and development of sign and symptoms, then clinical overt illness to the convalescent period. कि जैसे ही कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर होता है बॉडी के अंदर, after an incubation period, and what is an incubation period? The duration जब एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करता है up to the development of first sign and symptoms. So this duration is called incubation period. Incubation period के बाद जो early sign and symptoms develop होते हैं, जैसे low grade fever है, fatigue है, headache है, वो फिर डेवलप हो जाते हैं इनटू क्लिनिकली रिकग्नाइजेबल साइंस एंड सिम्टम्स में. लेकिन इससे पहले बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते और ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बन जाती है, जिसको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है. बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनमें सब क्लिनिकल और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकती है. The latest या current example is that of COVID-19, जिसमें younger age groups में subclinical infection या asymptomatic infection होती है, लेकिन वो disease transmit कर रहे होते हैं. उसी तरह poliomyelitis में भी subclinical infection हो सकती है. Then in clinical illness, यहाँ पे sign and symptoms develop हो जाते हैं और उसके बाद the patient goes to the hospital और वो care seek करता है. After the clinical illness, आहिस्ता आहिस्ता से after treatment या medication, sign and symptoms recede करना शुरू करते हैं और recovery phase में patient आ जाता है और steadily फिर he or she returns to health. जब disease पूरी तरह खत्म हो जाती है और अगर आप सेरोलॉजी देखें या वायरोलॉजी देखें और वायरस या बैक्टीरिया या कोई और भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो फिर भी बॉडी में मौजूद हो, तो ऐसे होस्ट को फिर हम कैरियर कहते हैं और वो क्रोनिकली वायरसेस और बैक्टीरिया को स्प्रेड आउट कर सकता है टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन और टू द कॉन्टैक्ट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्यूबेशन पीरियड बहुत सारे इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल in majority of the respiratory tract infections जैसे measles, mumps, rubella है, उनमें लेट इंक्यूबेशन पीरियड में इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड आउट कर सकते हैं टू द कॉन्टैक्ट्स और टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स. अगेन ड्यूरिंग द इलनेस जो पेशेंट है वो स्प्रेड कर सकता है डिजीज को कंटीजियस इलनेसेस में, जिस तरह कोविड-19 अगेन एग्जाम्पल है. फिर ड्यूरिंग कन्वलेसेंस पीरियड बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो जिनको अगेन द पर्सन कैन स्प्रेड टू अदर्स. और फिर क्रोनिक कैरियर्स हैं. क्रोनिक कैरियर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है टाइफॉइड फीवर की और हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, जिसमें प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए से फॉर ईयर्स जो है
वो कैरियर स्टेट डेवलप हो जाती है और फिर फ्रॉम द होस्ट टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट हो जाते हैं और डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. So this is the biological spectrum of disease के जी subclinical infection, फिर prodromal period, then illness, then convalescent period, and then return to health. जो biological spectrum of disease है उसको study करने के लिए जो model use किया जाता है that is the iceberg phenomenon of disease. Iceberg क्या है? Iceberg is a floating piece of ice, massive piece होता है detached from a glacier or a ice sheet. और ये फिर ocean में या sea में तैरता रहता है. इसके दो portions होते हैं, one is the tip and the other is the submerged portion which is underwater. इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ऊपर से क्योंकि सिर्फ टिप नजर आ रही होती है और ह्यूज सबमर्ज पोर्शन नहीं नजर आ रहा होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो शिप है वो इससे टकरा जाएंगे और सिंक कर जाएंगे. इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ टाइटैनिक. 1912 में ये जो ओशन लाइनर था इट कोलाइडेड विद एन ह्यूज आइसबर्ग और जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो शिप जिसको कहा जाता था कि इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल जो है वो सिंक हो गया. तो हुआ ये था कि जी जो कैप्टन ऑफ द शिप था उसने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखी थी जबकि उसको ह्यूज सबमर्ज्ड ओशन नजर नहीं आ रहा था. तो इसी फिनोमिनन को आप बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है डेथ्स या क्लिनिकल इलनेस जो डॉक्टर को नजर आ रही होती है. से विद अ सर्टेन डिजीज जो है ये क्लिनिकल इलनेस डायग्नोस्ड हुई और उससे ये डेथ्स हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 इन्फेक्शन, जबकि टिप जो सबमर्ज्ड अंडर वाटर पोर्शन है वो है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का या इनविजिबल केसेस का, जिसमें सब क्लिनिकल केसेस भी हो सकते हैं और कैरियर्स भी हो सकते हैं. जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो केसेस हैं जो डिजीज को स्प्रेड आउट कर रहे हैं विद इन द कम्युनिटी और क्योंकि इनके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते तो नजर नहीं आ रहा होता कि कितने ज्यादा तेजी के साथ डिजीज फैल रही है विद इन द कम्युनिटी. सो सिर्फ क्लिनिकल पिक्चर को देखकर या डेथ्स ड्यू टू सम डिजीज ये अंदाजा नहीं कर लेना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस सिर्फ इतने ही हैं, जबकि देखना ये होता है कि जो सबमर्ज पोर्शन है यानी कि उस डिजीज का पोटेंशियल ऑफ स्प्रेड क्या है, कहीं एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो नहीं है जो वायरस बैक्टीरिया या कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड कर रही है विद इन द कम्युनिटी. क्योंकि ये डेंजरस पोर्शन है द सबमर्ज्ड पोर्शन, क्योंकि इससे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिजीज ट्रांसमिट हो रही होती है. सो जो करंट एग्जाम्पल है कोविड-19 की उससे ये देखा गया कि से जर्मनी में जो रिपोर्टेड डेथ्स या डिटेक्टेड केसेस थे वो 25% थे. यानी जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो काफी प्रोमिनेंट है और बड़ा है. टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ्स को, सिवियर डिजीज को और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को जो थ्रू पीसीआर टेस्टिंग जो कोविड-19 का टेस्ट है उससे डिटेक्ट हो गए. जबकि जो अंडर वाटर सबमर्ज्ड पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि जो अनडिटेक्टेड पोर्शन है ये वो लोगों का है जो कैरियर्स हो सकते हैं या एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं. अब नजर ये आ रहा है कि जर्मनी में जो डेथ्स हैं या क्लिनिकल इलनेस है वो बहुत ज्यादा है.
लेकिन इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा बेहतर हो रही है, केसेस जो हैं वो जल्दी डिटेक्ट हो रहे हैं और जो उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर रही है और पता चल रहा है कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। जबकि अगर यूनाइटेड किंगडम में देखा जाए तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि जो रिपोर्टेड डेथ्स या डिटेक्टेड केसेस हैं, क्लिनिकल केसेस, वो सिर्फ 4% नजर आ रहे हैं, जबकि एक ह्यूज सबमर्ज पोर्शन अंडर वाटर हो सकता है जो सब क्लिनिकल इलनेस का हो सकता है या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का। यहाँ पे वजह ये भी हो सकती है कि टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, जो पीसीआर टेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। अब यही जो यूनाइटेड किंगडम की सूरत हाल है, एग्जैक्टली यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पे भी अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन है, यानी वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल डिजीज के हैं, वो डिटेक्ट नहीं हो रहे, और जो डिटेक्ट हो रहे हैं उनका जो और सिवियर इलनेस के साथ जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या डे केयर फैसिलिटी के ऊपर आ रहे हैं, वो टिप बहुत छोटी है। तो इस पिक्चर को देख के ये नहीं समझना चाहिए कि जी पाकिस्तान में जो है वो कोविड-19 जो है वो स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि रिपोर्टिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगेन दिस इज ह्यूमन रिजर्वॉयर, जो हमने पहले बात की कि ह्यूमन रिजर्वॉयर या रिजर्वॉयर किसको कहते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे कॉजेटिव एजेंट ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जो ह्यूमन रिजर्वॉयर है, जब आप केसेस को डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के केसेस होते हैं कम्युनिटी में, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केसेस। प्राइमरी केस वो केस होता है विच इज द फर्स्ट केस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज और एनी डिजीज इन द कम्युनिटी। जो पहला केस इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज द प्राइमरी केस। कोविड-19 में जैसे अगर पाकिस्तान में पहली दफा किस तरह आया, थ्रू ईरान, शायद वुहान से हुआ, फिर ईरान में जो पिलग्रिम्स थे वहां गए और पाकिस्तानी पिलग्रिम्स वहां से पहला केस लेकर कराची में एंटर हुए। तो जो फर्स्ट शख्स जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर केस एज ए केस एंट्री देता है और उसको वो डिजीज होती है, तो दैट इज द प्राइमरी केस। इंडेक्स केस वो होता है जो फर्स्ट केस डिटेक्टेड बाय अ डॉक्टर या हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी इंडेक्स केस हम प्राइमरी केस हो सकता है वो डिटेक्ट ही ना हो पाए, जबकि इंडेक्स केस वो होता है जो डायग्नोस्ड केस होता है, फर्स्ट डायग्नोस्ड केस ऑफ एन से इन्फेक्शियस डिजीज। सेकेंडरी केसेस वो केसेस होते हैं जो प्राइमरी केस के या इंडेक्स केस के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी केस के एक्सपोज्ड होने के बाद जो केसेस डेवलप होते हैं वो सेकेंडरी केसेस कहलाते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज क्या हुआ, क्लिनिकल केसेस हैं, देन सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है, माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो सकती है। जो इन्फेक्शन है वो टिपिकल हो सकती है, यानी टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, और एटिपिकल इलनेस भी हो सकती है जिसमें कोई ऐसे ऑड साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो उस डिजीज को डिपिक्ट नहीं करते, लेकिन इनफैक्ट वही डिजीज हो रही होती है। लेटेंट इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो डोमिनेंट रहे बॉडी के अंदर, और फिर जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो तो वो इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाए और प्रोनाउंस्ड हो जाए। कैरियर्स जैसे मैंने आपको बताया है कि उनको क्लासिफाई आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप, ड्यूरेशन और पोर्टल ऑफ एग्जिट।
टाइप इंक्यूबेटरी कैरियर्स, जो ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड करते हैं। कन्वलेसेंट कैरियर्स, ड्यूरिंग कन्वलेसेंस जो है वो पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड करेंगे। और हेल्दी कैरियर्स यानी वो लोग जो जिनको एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होती है बट दे वुड स्प्रेड आउट द डिजीज। ड्यूरेशन के लिहाज से टेम्पररी यानी वो कैरियर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द इलनेस पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड आउट करते हैं। और क्रोनिक कैरियर्स जो मैंने आपको बताया कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, जैसे टाइफॉइड है और हेपेटाइटिस बी वायरस है। टाइफॉइड के जो है जो एक स्टोरी है टाइफॉइड मैरी की। टाइफॉइड मैरी 1906 में आयरिश बोर्न कुक थी जिसने 53 लोगों को इन्फेक्ट किया था उस जमाने में। और उसके बाद फिर डिटेक्ट हुआ कि टाइफॉइड के जो है क्रोनिक कैरियर्स होते हैं। जो रिजर्वॉयर है वो गॉल ब्लैडर होता है और जो टाइफॉइड है वो इस तरह फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो फैलता है। जीआई ट्रैक्ट इलनेस है, फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन है, यानी अगर आपने आफ्टर डेफिकेशन अच्छी तरह हाथ नहीं धोए होते हैं तो वाइल कुकिंग या ईटिंग आप जो सॉल्मोनेला टाइफाई है उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं फूड के अंदर। पोर्टल ऑफ एग्जिट के हिसाब से अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो यूरिनरी कैरियर्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल कैरियर्स हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी कैरियर्स हो सकते हैं और अदर्स। नाउ एपिडेमियोलॉजी फंक्शन 4 क्या है या फोर्थ यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? टू स्टडी the preventable causes of disease। अब preventable causes of disease क्या होते हैं? risk factors। risk factors क्या होते हैं? those factors that enhances the likelihood of having the disease in persons who are exposed to that risk factor। meaning कि पॉजिटिव फैक्टर वो होता है जो इलनेस को प्रोड्यूस कर सकता है और कॉज का होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव एजेंट का होना जरूरी है। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स जो इलनेस कॉज करेंगे। और रिस्क फैक्टर वो होता है जो प्रोन करता है टुवर्ड्स इलनेस, उस पर्टिकुलर इलनेस के लिए जिसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज है। उसी तरह प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जो इनहैंस करते हैं ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग दैट डिजीज। जिस तरह प्रिवेंटिव फैक्टर्स में आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में वैक्सीनेशन हो सकती है जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द डिजीज। नाउ फॉर एग्जाम्पल रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज मेलाइटिस। तो होता क्या है, कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, डिसलिपिडीमियास हो सकते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। अगेन दिस कुड लीड टू कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियास हो सकते हैं और इवन सडन डेथ हो सकती है। तो एक रिस्क फैक्टर वुड लीड टू मेनी आउटकम्स। वेब ऑफ डिजीज क्या होती है? वेब ऑफ डिजीज का मतलब है
अगर आपने स्पाइडर्स वेब देखा होगा तो जो थ्रेड्स होते हैं वो इंटैंगल्ड होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, लाइट इन वेट, सटल हैं और हिडन लिंकेजेस होते हैं। एक उसका हब होता है विच इज जहाँ पे स्पाइडर रेस्ट कर रही होती है, यहाँ उसको शो किया गया है द डिजीज। उसके साथ जो स्पाइरल थ्रेड्स होते हैं और स्टिकी एरियाज होते हैं जहाँ पे वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्टिकी एरियाज हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को ताकि डिजीज हो जाए। तो दिस इज वेब ऑफ डिजीज कॉजेशन, जिसमें फिनोटाइप आ गया, आपका एज हो गया, जेंडर हो गई, और ओबेसिटी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहाँ कैसी है वहाँ की, आपका लाइफस्टाइल है, बिहेवियर है, कि जैसे स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कैजुअल सेक्स है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग अ डिजीज। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, से फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है जो प्रोन करती है टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। देन वर्क प्लेस एनवायरमेंट है आपकी, सर्टेन फैक्टर्स वर्क प्लेस के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे न्यूमोकोनियोसिस है, फैक्ट्रीज के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, एस्बेस्टोस होती है और दूसरे बास इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे एक्सपोजर की वजह से कुछ चांसेस हो जाता है सर्टेन डिजीजेस का। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हो सकती हैं। देन जीन्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, अगर डबल जीन्स आ जाती हैं किसी बच्चे में, से फॉर एग्जांपल इंटर मैरिजेस की वजह से, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो डिजीज ऑफस्प्रिंग में आ जाएगी। देन सर्टेन माइक्रोब्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल ज्यादा प्रोन कर देते हैं कि अगर पॉजिटिव फैक्टर है भी तो तब भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो से आपके जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, वो सिम्बियोटिकली जो है रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं ऑफ सर्टेन डिजीजेस का। तो ये जो स्पाइडर वेब है या वेब ऑफ कॉजेशन है, ये इंटरलिंकिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं होते हैं कि एक डिजीज हो जाए या एक डिजीज नहीं हो। और अगेन जैसे एंकरिंग और हिडन थ्रेड्स होते हैं, उसी तरह कुछ अननोन फैक्टर्स भी होते हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे होते हैं, जो बॉडी में आपके लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और वो इंक्रीज कर देते हैं लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग अ डिजीज। से फॉर एग्जांपल अगर लो ग्रेड स्ट्रेस चल रहा है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी के अंदर, तो फिर वो प्री डिस्पोज कर देते हैं फॉर हैविंग अ डिजीज। सो वेब ऑफ कॉजेशन इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी में भी यूज होता है और क्रोनिक डिजीज एपिडेमियोलॉजी में भी यूज होता है, या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमियोलॉजी में, कि किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह इंटरलिंकेजेस क्रिएट करने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक डिजीज के पीछे बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसकी कॉजेशन में। इन द फर्स्ट यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जब हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज पढ़ रहे थे तो तब भी हमने ये बींग्स मॉडल यूज किया था। बींग्स is an acronym which stands for biological and behavior factors, environmental factors, I for immunologic factors, N for nutritional factors, G for genetic factors, and S for services, social factors, and spiritual factors. ये हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे
आप दोबारा बीइंग्स मॉडल को यूज कर सकते हैं जब आपने स्टडी करना हो रिस्क फैक्टर्स को या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को. So in this lecture we talked about the third function of epidemiology, that is to study the biological spectrum of disease by using the iceberg phenomenon of disease. और उसके बाद the fourth function to study the preventable causes of disease, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि रिस्क फैक्टर क्या होता है और preventable factor क्या होता है, and then we discuss the web of disease causation कि किस तरह risk factors एक दूसरे को complement कर रहे होते हैं in disease causation, और इन्हीं risk factors को और protective factors को study करने के लिए we can also use the Beings model. Thank you.